अमित जी एक छोटा सा जवाब दीजिए कि मझवा सीट समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं जीती है कभी, जी उस पे सपा जीती है, बीजेपी जीती है, संजय निषाद जीते हैं। क्या जी ये देखिए ज्योति बिंद के पास अब की कोई चांस है? देखिए मझवा सीट का जो एक्सिस है, जो धुरी है, वो रमेश चंद्र बिंद है। ये पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। डॉक्टर ज्योति बिंद उनकी बिटियां हैं। 3 बिल्कुल। बार लगातार वो बसपा के टिकट पर वहां से चुनाव जीते। हालांकि जो कास्ट इक्वेशन है उनके फेवर में था, वो खुद बिंद समाज से थे और दलित वोटरों के साथ एक दो और ओबीसी में छोटे छोटे चंक्स में वो आराम से सेंध लगा लेते थे, चुनाव जीत जाते थे। लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी में है और उनकी बिटिया समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल जो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती मिर्जापुर का 37-38 हजार वोट से, 1700 वोट से महज वो आगे रही थी मझवा से। और लोग तो ये कह रहे थे उस समय जब हमने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की और खासकर काउंटिंग वाले दिन, कि अगर लोगों को ये लगता कि वहां से वो बढ़त बना रहे हैं तो संभवतः वो चुनाव भी जीत सकते थे। ठीक है अमित, ये आपने जानकारी दी। ज्योति बिंद के पास अपने पिताजी का अनुभव कितना काम आएगा और समाजवादी पार्टी क्या वहां अपने लिए दरवाजे खोलेगी। पंकज, करहल पे तो बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, करहल पे तो एक तरफा चुनाव है। बीजेपी वहां किसको उतारती है? कोई बलि का बकरा देगी जैसे पिछली बार अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल को दिया था, किसको देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कटेहरी में शोभावती वर्मा के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ये सीट खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं। मतलब इस पर वो कर रहे हैं कि मिल्कीपुर और कटेहरी दो पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी डायरेक्ट, उसमें कटेहरी है। तो आपको क्या लग रहा है? पंकज अनम्यूट कीजिए अपने को। पंकज के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बात मैं महेंद्र जी से और संतोष जी से समझ लेता हूं। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पंकज जी आपका भी, क्योंकि अगले 2 जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट। महेंद्र जी आप भी नज़दीक से देखते हैं मझवा सीट को और संजय निषाद की राजनीति को गोरखपुर से। मुझे ये लग रहा है कि जो आपने अस्तित्व वाली बात कही है, लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ही बड़ी मुश्किल रही 24 में, क्या ज्योति बिंद इस बार कुछ करिश्मा एसपी के लिए कर सकती? और महिला कार्ड खेला है, नहीं तो रमेश बिंद को चुनाव लड़वा सकते थे, वो ज्यादा मजबूत रहते। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष फिर इस बार अपनी पुरानी रणनीति पे ही काम कर रहा है और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं वो साफ है। अब हालांकि उन पे आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये साफ है, चाहे भाई आप परिवारवाद तो सबके यहाँ चल रहा है सर। अब क्या करें, जो ज्यादा पुराना होगा उसका परिवारवाद ज्यादा चलेगा। नहीं, निश्चित रूप से ये इसीलिए मैंने कहा कि आप उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो भारतीय जो समाजवादी पार्टी है उसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि जिस प्रकार से उनका पीडीए का फॉर्मूला एक तरीके से हम माने तो हिट रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो पिछड़े वर्ग को ज्यादा तवज्जो देंगे। खासकर उनकी कोशिश है कि जो एक लामबंद हुआ था पिछड़ा वर्ग, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता था कि वो यादवों की पार्टी है, वो मुसलमानों की पार्टी है, उससे खासकर जो उम्मीदवारों को उतारा उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को, तो उसके बाद से वो कोशिश करेंगे कि उस फॉर्मूले को वापस रखें, क्योंकि वो एक विनिंग फॉर्मूला उनके लिए साबित हुआ है। अगर आप देखें तो 2014, 2017, 2019, 2022 हारने के बाद अखिलेश यादव कहीं न कहीं सफल हुए 2024 में और उसके पीछे ये फॉर्मूला रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें वो बदलाव करने की तरफ सोचेंगे भी। हाँ, वो बिंद समाज है या जो है कुशवाहा है या जो है कोयरी है, कुर्मी है, साक्य है,
वो इन सब समुदायों पे दांव लगाने की पूरी कोशिश उनकी होगी और वही ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे जो लगता है वो कांग्रेस का इस्तेमाल करेंगे वापस से वो नैरेटिव कास्ट सेंसस वाला क्रिएट करने के लिए, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी वाले मैं नारे एक को। छोटा सा सवाल आपसे, कटहरी पे, करहल पे आप भी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं मान रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के लिए वो सेफर सीट है और यादव परिवार ही लड़ रहा है, तो उस पे कटहरी पे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि कटहरी अंबेडकर नगर की 5 सीटें 2022 में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बावजूद वहां एक भी सीट नहीं जीती थी बीजेपी, और कटहरी की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने ले ली है। मिल्कीपुर में चुनाव हो नहीं रहा है। आज शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा उस सीट से लगातार विधायक रहे हैं, आज उनकी पत्नी ने नामांकन कर दिया। परिवारवाद का एक और चेहरा सामने खड़ा है। क्या लग रहा है आपको, लालजी वर्मा ये अपनी परंपरागत सीट बचा पाएंगे या वहां बीजेपी झटका दे सकती है? देखिए, अगर हम अंबेडकर नगर को देखें, आजमगढ़ को देखें, मऊ को देखें, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रहे हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र हैं जहां पे ओबीसी समाज का, दलित समाज का एक आप कहें कि वर्चस्व है, और ये क्षेत्र जो है सोशल इंजीनियरिंग या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स का गढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तमाम लहरों के बावजूद इस क्षेत्रों में से उनको चुनौती मिली है, चाहे अंबेडकर नगर हो चाहे आजमगढ़ हो। आप देखें कि आजमगढ़ में पहली बार एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वो भी तब जब ये माना जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो एक पहले उपचुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी पहली बार उपचुनाव लड़ा और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो अगर ये जातीय समीकरण काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कटहरी चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक आप कहें कि चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अपना जो उनका विनिंग फॉर्मूला है कि एक कट्टर हिंदुत्ववाद और उसके साथ ही जो अपना सुशासन का उनका जो है जो एक विनिंग फॉर्मूला रहा है उसको लेके वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी कांटे की टक्कर होगी, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। महेंद्र जी, आप पास आऊंगा। और बड़ी बात कही कि जिस एग्रेशन के साथ योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और वो अपनी छवि को उनका फायदा मिलेगा, अब कटहरी में चुनौतीपूर्ण भी मान रहे हैं। अब मैं खैर और कुंदरकी के बारे में बात करूंगा। मेरे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं, मोहित गुप्ता और शारिक। खैर और कुंदरकी दोनों सीट ऐसी हैं जहां पे इंडिया और एनडीए दोनों के प्रत्याशी गायब हैं, लेकिन कुंदरकी से एआईएमआईएम ने तुर्क प्रत्याशी उतार दिया है और तर्क दिया है आज कि वहां तो 8 वार्ड से तुर्क मुसलमान ही चुनाव जीतता है, इसलिए मेरा कैंडिडेट जीतेगा। अरशद, ये शायद कांग्रेस के बागी हैं, कांग्रेस के बागी हैं शायद शारिक, ना? ये नहीं सर, ये मोहम्मद वारिस है, ये लंबे समय से एआईएम से जुड़े हुए हैं। और जो था ये मुरादाबाद में इससे पहले एआईएम से चुनाव जो है 2022 के चुनाव में भी लड़ चुके हैं, और इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें इन्होंने जनसभा, असदुद्दीन ओवैसी ने इनके लिए 3 जनसभाएं भी करी थी मुरादाबाद की कुंदर। ठीक है, वो अरशद हसन थे, सॉरी मैं अपने को ठीक कर दूं, जो बीएसपी ने टिकट दिया है वो भी तुर्क मुसलमान को दिया है। वहां पर इस टाइप की राजनीति हो रही है। जी, आप बताएं वहां समीकरण क्या है? देखिए, अगर बात करें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की, तो जो 60% मुस्लिम मतदाता है उसमें 40% जो तुर्क बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात करें 3 दशक से, तो 3 दशक से लगातार तुर्क ही प्रत्याशी इस पर जीत हासिल करता है। मुरादाबाद में इस पे एआईएमआईएम के द्वारा भी तुर्क प्रत्याशी को उतारा गया, वहीं बसपा के द्वारा भी तुर्क प्रत्याशी को उतारा गया, और इससे जो समाजवादी पार्टी में पूर्व विधायक रहे हैं वो भी तुर्क बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो चर्चा चल रही पूर्व विधायक की चल रही है, आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन जो एआईएम नेता हैं, कई लोगों से बात की गई तो उनका भी कहना है कि लगातार यहाँ पर तुर्क बरादरी से जीत हासिल की है, तो हमने भी तुर्क प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। पिछली बार भी इन्होंने जो है 2022 के चुनाव में भी चुनाव लड़ा था। मायावती ने भी उतारा है। तुर्क कितने बट जाएंगे?
तो वहां क्या वो पीडीए, अभी अखिलेश यादव बोल रहे थे, पीडीए वालों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है न बटे न कटे। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जनसभा में बयान दिया गया था कि ना बटे ना कटे, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा भी लोगों के बीच जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि तुर्क बिरादरी किसके साथ जाती है। ठीक है, अलीगढ़ में भी मोहित बड़ा पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस को दिया गया मौका, और खैर ये वैसी ही सीट है मझवा जैसी कि सपा कभी जीती नहीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में खैर में अनूप वाल्मीकि जो संसदीय का चुनाव लड़ रहे थे, खैर में बीजेपी पिछड़ गई 1500 वोटों से। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि सतीश गौतम और जो कि जिलाध्यक्ष भी आते हैं लाला कृष्णपाल लाला, वो भी खैर से ही संबंधित रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अनूप वाल्मीकि जो कि लगातार हमारे से 2 बार विधायक रहे थे, उसके बावजूद जो लोकसभा का जो वोट पड़ा, यानी कि सतीश गौतम का जो खैर विधानसभा का वोट पड़ सकता था, लगभग 1500 वोट से सतीश गौतम पिछड़े थे। देखिए जाट लैंड इलाका खैर को माना जाता है, 1,15,000 के आसपास वहां पर जाट वोट है, और वहीं अगर उनकी बात करें तो 60,000 के आसपास वहां ब्राह्मण भी है, 1 लाख एससी वोट है, वहीं 40,000 के आसपास वैश्य और 30,000 मुस्लिम है। यानी कि जाट लैंड इलाका पूरा खैर विधानसभा के लिए बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ना तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रत्याशी अभी तक किसी ने उतारा। हालांकि आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित जरूर कर दिया गया है, और लेकिन नामांकन की उनकी जो तिथि बताई जा रही है, नामांकन शायद उनका कल किया जाएगा। तो आजाद समाज पार्टी की ओर से एक प्रत्याशी हुआ है, और साथ ही साथ नामांकन के शेयर जरूर ले लिए गए हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, ये जानकारी बहुत वैसी है कि